नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और 22 फरवरी को सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। यह सत्र 10 मार्च तक प्रस्तावित है और 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। सरकार की कोशिश यह है कि इसको एक चुनावी बजट के तौर पर पेश किया जाए, जबकि विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारियां कर रखी हैं। अब विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सदन में सरकार को घेरेगा। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा लंबे समय से जारी किसान आंदोलन का है। इसमें समय समय पर विपक्षी दलों के नेता शामिल होते रहते हैं और अब जब सत्र की शुरुआत हो रही है तो भला विरोधी दल इस मुद्दे को कैसे छोड़ देंगे। इसके अलावा भी हाथरस की घटना ऐसी घटना रही है जिस पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने तो हाथरस में जाकर धरना तक दिया और अब जब सत्र शुरू हो रहा है तो एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर के सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश होगी। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और शराब से हुई मौत, कासगंज में शराब माफिया के हमले में पुलिसकर्मी की मौत, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार विधानसभा के बजट सत्र में रहेंगे। अब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक को भी सदन में पास करवाने की तैयारी कर रही है। इसमें यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 और यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 भी शामिल है। विधानसभा में तो बीजेपी के पास संख्या बल है, वहां उसे विधेयक पास कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधान परिषद यानी कि जो उच्च सदन है वहां पर बीजेपी के पास नंबर नहीं है। ऐसे में विधेयक को वहां से पास करवाने में दिक्कत होगी। तो जाहिर है कि विधानसभा का यह सत्र काफी हंगामेदार होगा, क्योंकि यह बजट सत्र 10 मार्च तक चलना है। ऐसे में विपक्ष की तैयारी यह है अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरे, जबकि सरकार की कोशिश यह है कि वो सभी विधेयकों को सदन से पास करवा ले। जितना भी पास हुआ, पहला बजट जो आया वो अंतिम बजट जो था माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का, उसे बढ़ा के आया, सामने देख लीजिए। और फिर जब दूसरा बजट आया वो उससे बढ़ा के आया, तीसरा बजट आया वो उससे बढ़ा के आया, और ये बजट जो आ रहा है उससे भी बढ़ा के आ रहा है। तो कागज में धन की व्यवस्था कर देना कि हम इतना हमारा बजट बढ़ गया, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, बशर्ते कि उस पैसे का जमीन पर कोई काम दिखाई दे। ज्वलन समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश। मुझे याद है कि जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी तो इसी सदन में सरकार ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बार, गन्ना मंत्री जी ने कई बार ये कहा था कि अगर जो भी गन्ना किसानों का जो बकाया है उसको भी हम वापस करेंगे और 14 दिन के अंदर अगर हम नहीं वापस कर पाए तो हम ब्याज सहित वापस करेंगे। पर आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मूल तक नहीं वापस हो पाया है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की है, बहुत सारे गन्ना किसान आज भूखमरी की कगार पर। तो सुन रहे थे आप नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को और आराधना मिश्रा को। दोनों के तरफ से कमोबेश जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार की रहने वाली हैं विधानसभा के अंदर, इस सत्र के अंदर, वो तस्वीर कुछ कुछ अब आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि विपक्ष इस बार कई मुद्दों को लेकर के घेरने की कोशिश में पूरी तरह से तैयार बैठा है और निश्चित तौर पर यह जो सत्र है वो बेहद हंगामेदार रहेगा, क्योंकि मुद्दे कई हैं। किसान आंदोलन समेत प्रदेश के अंदर चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, या प्रदेश के अंदर गन्ना भुगतान की बात हो, ये तमाम ऐसे बड़े विषय हैं जिनको लेकर के विपक्ष अपनी रणनीति को पहले ही बना चुका है। तेवर सीधे तौर पर दिख रहे हैं विपक्ष के, और इन सब के बीच में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिसको सदन के अंदर पारित करवाना है सरकार को। तो प्राथमिकताएं सरकार की ये कि आखिर इन विधेयकों को पारित करवाया जाए, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब विपक्ष इस तरीके से सदन के अंदर हंगामेदार स्थिति को बनाएगा तो फिर उसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से क्या दिया जाएगा, क्योंकि तमाम विषयों को लेकर के आज जो रणनीति है घेरने की सत्ता पक्ष को, उसकी तैयारियां विपक्ष लगभग पूरी कर चुका है। इसमें लगातार चूंकि तमाम ऐसे विषय रहे पीछे दिनों और विगत दिनों, आपने देखा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था समेत कोरोना, और इसके अलावा प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान, महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ते हुए अपराध, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार से सवाल जवाब भी होगा, इनको लेकर हंगामा भी होगा, और ऐसे में सत्ता पक्ष इसका जवाब कैसे देता है ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये बजट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ये मान के चलें कि अब योगी सरकार का चूंकि इसके बाद चुनावों में जाना है, इसलिए
ये अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा और ऐसे में निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि बजट के अंदर इस बार विशेष रहता क्या है, क्योंकि इसको आप सीधे तौर पर चुनावी बजट भी कह सकते हैं। अगले साल अब जब आपको चुनाव में जाना है तो तमाम ऐसी लोक लुभावन बातें भी आपको इस बजट के अंदर देखने को मिलेंगी, लेकिन कन्विंस कैसे होंगे और विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाएगा उनके मुद्दों का, ये एक बड़ा सवाल रहेगा और इन सब के बीच में हंगामेदार सत्र के रहने के पूरे आसार। तो बजट सत्र की कल से आपको बता दें शुरुआत होगी। 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद बजट सत्र का आगाज हो जाएगा, लेकिन हंगामेदार रहेगा ये बजट, क्योंकि तमाम विषयों के बारे में हमने अभी आपको बताया और आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओम प्रकाश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। दीपक पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। दीपक पाठक जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ प्रदीप गोयल जी भी जुड़ेंगे, सीए हैं। प्रदीप गोयल जी के साथ भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, मैं आपके ही पास आ जाता हूं, चूंकि पूर्णकालिक बजट के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अब ये योगी सरकार का अंतिम बजट है, क्योंकि उसके बाद चुनावों में आप लोगों को जाना है। क्या उम्मीदें की जाए इस बार के बजट से, क्योंकि विपक्ष के जो तेवर हैं वो आक्रामक दिख रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। सुयश जी, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकार 4 बजट प्रस्तुत कर चुकी है और उन चारों बजट की उत्तर प्रदेश की जनता ने भूर भूर सराहना किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की बजट की खूबियां रही है अब तक कि उन्होंने सारी चीजों को समावेश करके सारी चीजों पर उन्होंने ध्यान देते हुए प्रत्येक बजट में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज पर हर साल फोकस किया। 2017-18 में किसानों के कर्ज माफी को फोकस किया, किसान मतलब किसान जो है फोकस पर है। 2018-19 में इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे मझोले उद्योगों पर उनका फोकस रहा। 2019-20 में कन्या सुमंगल योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। 2020-21 में सरकार का युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ करके उसको रोजगार देने की व्यवस्था। हम समझते हैं कि इस बार जो सरकार की बजट है वो हर गांव घर परिवार की बात, उद्यमी किसान महिला नौजवान की बात, व्यापारी बेरोजगार, मतलब सभी चीजों का विकास, सभी आवश्यकताओं को पूरा करना, गांव को हर गांव को सड़क से जोड़ना, हर गांव में पानी की व्यवस्था करना, समुचित बिजली की व्यवस्था करना, ये सभी मतलब समावेशी बजट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हर गांव का विकास और किसान को कैसे उन्नति हो, किस प्रकार से नौजवानों को रोजगार मिले। आपने देखा कि 4 साल में उत्तर प्रदेश सरकार की ने 4 लाख सरकारी नौकरियां दी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये पूरे भारतवर्ष के राज्यों में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, किसी प्रदेश से 4 लाख नौकरी दी है। दूसरा, स्वरोजगार के तहत सरकार ने तमाम स्कीमें चलाई हैं। एक जनपद एक उत्पाद, ऋणों के साथ समझिए कि 10 लाख तक के ऋण पर नो इंटरेस्ट और उनको रोजगार खोलने का प्रोत्साहन। एक विंडो एक सिस्टम। इसके पहले जो उद्योग लगाने वाले सुयश लोग होते थे वो मारे कानपुर लखनऊ या जहां उद्योग लाभ देते थे, आज एक विंडो सिस्टम है, एक जगह। और बड़े बड़े उद्यमियों के लिए तो ये भी व्यवस्था की गई है सरकार ने कि 1000 दिन तक बिना किसी आपको बाइलाज, बिना किसी इसके लाइसेंस के आप अपना जो उद्योग चला सकते हैं। इसके पहले इनका शोषण होता था। 100 दिन जो लास्ट के दिन होंगे उसमें आप अपना जो है लाइसेंस और तारीख के प्रूफ करें। इसके अलावा फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या, काशी, मथुरा जो उपेक्षित थे, जो महापुरुष उपेक्षित थे, उनके लिए भी धन की व्यवस्था की जाएगी, जो देश की आजादी के बाद से अब तक हमारे जो करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ते। दूसरी बात, जब ये सरकार आई तो 2 एयरपोर्ट केवल चालू थे उत्तर प्रदेश में, आज जो है 9 एयरपोर्ट चालू है। 27 एयरपोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा प्रमुख जनपद मंडल का नहीं होगा जो एयरपोर्ट के माध्यम से नहीं जुटेगा। ये सारी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अब ओम प्रकाश सिंह जी, थोड़ा समय और रिएक्शन ले लेता हूं। आप ये उपलब्धियां बताते रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सवाल आएंगे इधर से। सचिन यादव जी,
क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल आप ही हैं, क्या रणनीति बनाई है इस बजट सत्र के अंदर और किस तरीके से सरकार को घेरने वाले हैं आप लोग? आयुष जी, रणनीति क्या जनता के लिए जब बजट में कुछ होगा नहीं तो प्रदेश की सरकार क्या बैठे बैठे सरकार में करेगी? आप बताइए। हमारे ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता के लिए सारी अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगे हैं। अपनी ईमानदारी से बताएं कि इन्होंने क्या गन्ना का मूल्य अभी तक वहां के किसानों को दिया है? क्या वादे करने वाली भाजपा सरकार अपने किसी भी वादे पर खरी उतरी है? आप बताइए। अगर नौजवानों को नौकरियां ही मिली हैं, अगर रोजगार ही मिला है, तो आज नौजवान दर दर की ठोकरें कैसे खा रहा है? पूरे प्रदेश का बजट आपका अंतिम बजट है। आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में इस समय बजट, पूरे प्रदेश के लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आप पूरे प्रदेश की जनता से आप पूछेंगे, कहीं भी जाइए, आप किसी भी जनपद में जाएंगे तो वहां के लोग अपना पेट भरने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कोई उपलब्धियां बताने से लोगों का पेट नहीं भर जाता। भाजपा के लोग इन सब बातों से बहुत दूर हो चुके हैं और केवल अपनी झूठी तसल्ली के लिए झूठी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। इससे इनको बाहर आना होगा, प्रदेश की जनता को सत्य बताना होगा। और बजट, हम तो उम्मीद करेंगे कि पिछले जो बजट सत्र रहे हैं उनमें कुछ नहीं किया तो शायद इस बार ही कुछ कर दें। उम्मीद तो है, लेकिन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी कभी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी ही नहीं है। तो जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को बिल्कुल खून के आंसू रुला दिए हैं। एक तो आपने ये भी कहा कि उम्मीद है, लेकिन उम्मीदों पर चूंकि खरा नहीं उतरती है तो पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि उम्मीद कर भी रहे हैं या नहीं करेंगे। चलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। दीपक पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक पाठक जी, क्या रणनीति बनाई है? तो हमेशा लगाई जाती है आयुष जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमेशा लगाई जाती है। नहीं, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। दीपक पाठक जी, क्या रणनीति है कल की? ये समाजवादी पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से सदैव उम्मीद रही है। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है। अभी ओम प्रकाश जी बहुत अच्छा खाना परोस रहे थे। शायद मोदी जी और योगी जी उन पे बहुत खुश हो जाएंगे। 4 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नौजवान बेरोजगार है, किसान बेहाल है, व्यापारी परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। दीपक पाठक जी, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। क्या आपको कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रही है? आपको अपनी ही बात इको कर रही है। मुझे शायद ऐसा लग रहा है, शायद आप इस वजह से स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। मैं दोबारा से आपके पास वापस आता हूं। अगर ऐसा है तो कुछ तकनीकी समस्या है। मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। ओम प्रकाश जी, अभी अब मैं नेता प्रतिपक्ष को भी सुन रहा था, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि भाई बजट में आप लोग कह तो देते हैं कि बड़े बड़े आंकड़े डाल दिए आपने, वो आंकड़े आप लोग जो डालते हैं वो दरअसल सड़क तक दिखते नहीं है, यानी कि वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते नहीं है। तो ऐसा बजट ना बनाएं कि आंकड़े बढ़ते चले जाएं, लाभ ना मिले जनता को। ओम प्रकाश सिंह जी, देखिए सुरेश जी, जब आप देखना चाहेंगे तो बजट को देख सकते हैं, लेकिन आपने प्रण कर लिया है कि हम बजट को देखेंगे ही नहीं, हम केवल अनाप शनाप आरोप लगाएंगे। तो ये बात दूसरी है। हमारे एक साथी नेता सपा सचिन यादव जी कह रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की अंतिम बजट है। मैं उनको भी और आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की 2021-22 की नहीं,
22-23 की भी बजट प्रस्तुत करेंगे और 23-24 का भी बजट प्रस्तुत, आगे के 5 साल बजट करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम तो चाहते हैं, केंद्र में भी चाहते हैं, प्रदेश में भी चाहते हैं कि विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष का मजबूत होना भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन अब क्या करें कि अगर देश की जनता 425 को 40 पर पहुंचा दिया और जो प्रोपगंडा कर रहे हैं कहीं 4 पर न आ जाए, या दूसरी पार्टी के लोग जिन्होंने परिवारवाद की, जातिवाद की और राजनीति कर रहे हैं, उनको भी जनता देख रहा है। हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, हम ये भी चाहते हैं कि विपक्ष संसद से लेकर के विधानसभा तक सरकार की अगर कोई नीतियां गलत है आयुष जी, तो उसका वो विरोध करे, उस मुद्दे पर बहस करे। लेकिन जानते हैं आप होगा क्या, हर बार की तरह जो बजट ये प्रस्तुत होगा, ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये उस पर बहस पे भाग ही नहीं लेंगे, ये पक्ष प्रस्तुत ही नहीं करेंगे, ये जनता को कुछ बताएंगे नहीं, ये केवल जैसा कि जिसका जैसा नाम है हल्ला बोल पार्टी, हल्ला बोलेंगे। अभी जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे, मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ आयुष जी, बहुत आश्चर्यजनक होगा। आज मीडिया पर आया है, रात्र में आज रात्र में इनकी जो दीपक पाठक जी बैठे हैं, इनकी नेता प्रियंका वाड्रा ने ट्विटर पर एक जारी किया है कि ये जो क्या कहते हैं कि एक किसान है वहां का लखीमपुर का आयुष मिश्रा, उन्होंने ट्विटर पर जारी किया है कि आयुष मिश्रा का आशीष मिश्रा 6 लाख रुपए गन्ने का भुगतान नहीं किया गया। और उस पर आज मीडिया में चैनल के सामने आकर के आयुष मिश्रा ने यह बयान दिया है कि कोई रिएक्शन देने के पहले प्रियंका वाड्रा पढ़ ले, मुझे पिछले साल का गन्ने का जो बकाया 6 लाख रुपया था वो पूर्ण भुगतान हो चुका। आप इतने से अनुमान लगा लीजिए कि देश के अंदर किस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, और इनकी कोई भी मंशा पूरी नहीं होती। आप देखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार की ये जो 5वां बजट प्रस्तुत होगा, आप ही के चैनल पर मैं आऊंगा और ये सारे विपक्षी लोग निरुत्तर मिलेंगे, क्योंकि बजट की जो तैयारी है वो सभी वर्ग, महिला। नहीं ओम प्रकाश जी, विपक्ष तो निरुत्तर कभी नहीं होता है। आप लोग भी विपक्ष में बैठे हैं, आपको भी पता है कि उसको काउंटर करना कैसे है, क्योंकि अब उनके पास तो तमाम मुद्दे हैं ना। कोई एक भी चीज अगर उसमें छूटेगी तो उसको लेकर के भाई कहेंगे कि आपने व्यवस्था नहीं की है। नहीं ओम प्रकाश जी, लेकिन बात यही है ना, बात वहीं आकर के अटक जाती है कि ठीक है बजट में एलोकेशन तो करें, लेकिन अंतिम पायदान तक बैठे हुए शख्स तक वो पहुंच कितना रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है विपक्षी पार्टी अगर इस बात को उठाती है तो ये तो बेहतर बात है। बिल्कुल उठाना चाहिए। सचिन जी से मैं इस पे कमेंट ले लेता हूं। सचिन जी, चूंकि देखिए विपक्ष का काम यह है कि सरकार जो गलत कर रही है, जो कमियां हैं उसको इंगित करता रहे, लेकिन सदन भी थोड़ा सुचारू रूप से चले ना, क्योंकि ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि उनको तो पहले से ही पता है, हल्ला करेंगे, हल्ला बोल पार्टी भी आपका नाम उन्होंने रख दिया और कह रहे हैं कि भाई आप लोग बाहर चले जाएंगे, जब चर्चा का समय होगा तब चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा ही करने वाले हैं क्या? देखिए आयुष जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनता की बात की है। अगर जनता के खिलाफ कभी बात की हो तो आप बताएं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा जनता की बात करते रहे। और रही बात ओम प्रकाश जी की या इनकी पार्टी की, तो आप लगातार इन लोगों को देख रहे हैं कि इनकी सरकार और ऐसे बजट पेश करते हैं ये लोग जिससे प्रत्येक वर्ग, इस समय आप देखिए, चाहे व्यापारी हो, किसान हो या नौजवान हो, महिला हो, कोई भी हो, आप बताइए अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था उससे क्या लोगों को मिल गया, आप बताइए। जो लोग पूंजीपति लोग हैं उनके लिए लाभ के लिए रास्ते और खोल दिए हैं। लगातार दिन ब दिन डीजल बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल महंगाई होती जा रही है, और ओम प्रकाश जी ऊपर से ये कह रहे हैं कि बजट विपक्ष को निरुत्तर है। आप बताइए, ऐसा है क्या? हम लोग अगर जनता की आवाज उठाते हैं तो हम लोग गलत हैं? समाजवादी पार्टी गलत है? आप बताइए। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो क्यों हम लोग, समाजवादी पार्टी किस लिए बनी है?
समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकली हुई समाजवादी पार्टी है। के दो तरीके आप बात करते हैं, एक आवाज वो है जो आप सड़क पर उठाएं, खूब हल्ला बोले, बहुत अच्छा है, और भारतीय अच्छा है, जनता लगेगा पार्टी कि आक्रोश के साथ आपने प्रदर्शन किया, सरकार को चिता सड़क पर रहे भी हैं। उठेगी, एक और आवाज संसद वो में होती भी है जब आप उठेगी, सदन सदन के में भी अंदर उठेगी। बैठते हैं। सचिन जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। दो तरीके की आवाज होती है, एक तो आप सड़क के ऊपर खूब जोरदार आक्रोश वाला प्रदर्शन करें, बहुत अच्छा लगता है। सदन के अंदर चूंकि मुद्दों पर चर्चा होती है और अगर उसमें आप लोग डिबेट में पार्टिसिपेट करें तो एग्जैक्ट पता चले ना कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें तथ्यात्मक सच्चाई कितनी है, सरकार जो कह रही है उसमें कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है। उससे जब आप लोग भागते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि आज भी सर्वदलीय बैठक में यह कहा गया कि हाँ सदन हम सुचारू रूप से चलने देंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमेशा वही स्थिति होती है। समाजवादी पार्टी क्या सिर्फ इस मंशा से जाने वाली है कि सरकार को घेर ले, हो हल्ला कर ले, या चाहती है कि मुद्दों के आधार पर चर्चा हो जाए, आप जो सवाल पूछे उधर से जवाब मिल जाए आपको? सचिन यादव जी। आयुष जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जनता के खिलाफ अगर अपना बजट लाती है, जनता की जेब काटने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 100% वहां विरोध करेगी और हल्ला बोल भी बोलेगी। अगर आप कह रहे हैं कि हल्ला बोल, अगर जनता के लिए हल्ला बोल पार्टी हम लोगों को कहा जाता है तो उसमें कुछ खराब बात नहीं है। समाजवादी पार्टी नहीं सचिन जी, नेताजी के जमाने फिर वही बात कहूंगा, राष्ट्रीय हल्ला अध्यक्ष बोलिए, अखिलेश हल्ला यादव बोलने जी के में जमाने किसी को से कोई एतराज हल्ला नहीं। बोल नहीं, हल्ला बोलना आयुष जी, चाहिए, आपको हल्ला बोलना चाहिए, लेकिन सदन के अंदर उसी पर आ रहा हूं, हल्ला बोलने का आपकी एक बात तरीका है। आप- आप अगर वेल में घुस जाएं या फिर वहां पर जाके इतना हो हंगामा करें कि कार्रवाई ही ना चले तो उसका कोई हल नहीं होता ना। हल्ला बोलिए, हल्ला बोलना अच्छी बात है, आप विपक्ष में आपको करना चाहिए। दीपक पाठक जी, अब आपको ऑडियो क्लियर मिल रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक पाठक जी, अब आप सुन पा रहे हैं? आयुष जी ऐसा होता है। सचिन जी देखिए, दीपक जी बहुत देर से बैठे हुए। दीपक जी से मैं सवाल ले लेता हूं। दीपक जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। दीपक जी चलिए, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने विगत दिनों बजट देखा, केंद्र सरकार का बजट देखा आपने, जो चुनावी बजट था, जो सरकार की नजर इस देश को बेचने की है प्राइवेट सेक्टर में, उस तरीके का बजट भारतीय जनता पार्टी वालों ने, केंद्र की सरकार ने उसको पेश किया है। आज पोजीशन ये है कि इन्होंने देश के उन संस्थानों को जिनको कांग्रेस ने बनाया था, उसको अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बेचना चाहते हैं। वो ये बैंक बेच रहे हैं, ये ITI LIC बेच रहे हैं, ये गेल बेच रहे हैं, ये इंडियन ऑयल बेच रहे हैं। अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जेवर का हवाई अड्डा भी बेच दिया है अडानी को बनने से पहले? ये केवल देश बेचने के लिए आए हैं, कोई संस्थान इन्होंने आज तक बनाया नहीं एक भी। इन्होंने कौन से बजट में सुविधा दी नौजवानों को, किसानों को? आज बॉर्डर के ऊपर किसान अपनी मांग को लेकर बैठा है। 200 किसान अब तक मर चुके। अगर हमारी पार्टी के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय लल्लू जी और माननीय प्रियंका जी अगर निकलती है सड़क पे तो उनको रोका जाता है। लेकिन दीपक पाठक जी, अभी तो यहाँ पर ओम प्रकाश जी ने बताया आप कि सदन प्रियंका की बात गांधी ने कर रहे गन्ना हो, किसानों उत्तर के प्रदेश मुद्दे को सदन हो, उठाते हुए चाहे ट्वीट देश के कर सदन दिया। में हो, ये विपक्षी दीपक दल पाठक को जी बोलने ट्वीट नहीं किया देना प्रियंका चाहते गांधी हैं। वाड्रा ने आज, मुझे लगता है आपको ये तो वो नहीं ट्वीट चाहते निश्चित हैं तौर कि पर पड़ा सदन के होगा। अंदर कोई अपनी बात अगर को वो रखे। ट्वीट करती हैं लखीमपुर के एक किसान आशीष मिश्रा का जिक्र करते हुए कि उनको गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है, फिर वही शख्स आकर ये कहे कि उनको पहले फैक्ट चेक कर लेने चाहिए। एक जुमला अगर मिल गया उनको, वो इतने जुमले इनके दीपक पाठक इनके जी, देश के प्रधानमंत्री किसानों इतने जुमले की झूठ इतना बोले, हित सोचने तो वाली करोड़ नौजवानों को हर पार्टी, साल आपकी रोजगार इतनी दे बड़ी रहे थे। नेता महासचिव एक ट्वीट अगर ऐसा कर रही हैं जिसका वो हवाला दे रही हैं, हमने वही गलत जो भी निकल जा रहा है, किया भैया, तो इससे तो भाई आज तक जो परसेप्शन कांग्रेस बनेगा ने निर्माण किया कि आपको पता ही एक नहीं है कि कहावत किसानों की स्थिति क्या है। हम दीपक तो पाठक जी, बेचने आए ऐसा हैं, कैसे हुआ? हम लूटने आए हैं, हम लूट के जाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान को कंगाल कर देना चाहते हैं, अडानी अंबानी के हाथ बेच देना चाहते हैं। इनको पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं दिख रहे हैं। हमारे समय में 70 रुपया कच्चा तेल था, हम 72 में बेचते थे।
आज 3550 में है और ये 100 रुपया क्रॉस कर चुका। हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा दोहरी मानसिकता का काम क्यों कर रहे हैं? बंगाल और असम के मजदूर इनको आज नजर आ रहे हैं। चुनाव के समय में इनको देश के अन्य प्रांतों में जहां चुनाव होने वाला है, इसलिए मैं कहता हूं ये बजट केंद्र का जो है ये चुनावी बजट है और आने वाले कल में योगी सरकार से मुझे उम्मीद नहीं। ओम प्रकाश जी ने सही कहा कि धर्म को कांग्रेस नहीं जानती है, इंसानियत को कांग्रेस जानती है। आप राम मंदिर के नाम पर, आप यहाँ राजा सुहेल देव के नाम पर योगी जी कल हमारे बहराइच में आए, शिलान्यास कर गए। क्या जरूरत है? किसान को आज अनाज का दाम नहीं मिल रहा है, किसान को उचित कीमत नहीं मिल रही है। आप किसके लिए विकास का काम कर रहे हो? इस देश के अंदर केवल अडानी और बड़े आदमी को ही आप शक्ति प्रदान करोगे? चलिए ठीक है आज इस देश को आप किधर दीपक जी, चलिए ठीक है दीपक जी, चलिए आपने बड़ा मुद्दा उठा दिया। चलिए मैं इसका जवाब ले लूंगा। ओम प्रकाश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रदीप गोयल जी हैं, थोड़ा क्योंकि बजट पे चर्चा कर रहे हैं मैं उनसे थोड़ा समझ लेता हूँ। सीए हैं आप। प्रदीप गोयल जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रदीप गोयल जी, बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार का बजट आप कैसे देख रहे हैं सीए होने के नाते, और अगर पुराने बजट से भी तुलना करें तो क्या उम्मीद लगाई जाए? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बजट जो आने वाला है इसके अंदर जो अमाउंट की बात हो रही थी कि ये वैल्यू बढ़ेगी और ये एक अमाउंट काफी अच्छा आने की उम्मीद है कि जो पिछले सालों में टर्नओवर अमाउंट कम आ रहा था जिससे कि पूरे प्रदेश का भला हो सकेगा। एक तो ये हमें उम्मीद लग रही है प्रदेश के बजट से, और बाकी तो हमारी योगी सरकार जिस हिसाब से कार्य कर रही है उसके हिसाब से जो बजट आएगा उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। ओम प्रकाश सिंह जी, दीपक जी की बात का जवाब दीजिए। मैंने पहले ही बताया आयुष जी कि इस बजट में गांव, गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर और महिलाएं, खास तौर से किसान, गांव का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, 5-5 एक्सप्रेस वे, ये सारी चीजों पर ये हमारा जो है फोकस रहेगा और वो काम करेंगे। पहले तो ये जो तथ्यहीन चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं उनको बताइए कांग्रेस के साथी को कि केंद्र में कोई भी भारत सरकार की कोई भी चुनाव नहीं होने वाला है, लिहाजा ये बात कहना कि चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, ये उनको समझाइए। दूसरी बात सुनो यार, सुनो भैया, सुन लो भैया, आप बोलना फिर गला फाड़ना, मुझे मालूम है कि तथ्यहीन सुनो सत्य बोलिए। अरे भाई सुन लो भाई, सुन लो, आपके नेता का झूठ तो सत्यहीन तो आपकी पार्टी ही है। सुनो भाई सुनो, यहाँ तू मैं करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपना पक्ष रखने आया हूँ। आप अगर यही पक्ष जनता को समझा पाते तो उत्तर प्रदेश में 30 साल से वनवास ना होता। अगर आप समझाने में कोशिश करते तो उत्तर प्रदेश में 30 साल से आपको वनवास न मिलता, ना आपका अपरिपक्व नेता जो है चुनाव हारता। आपकी 2 सीटें नहीं, न तो आपकी जमानतें जब्त होती। तो आप जरा सत्य वाली बात करिए, जनता के समझ में आए, आप उस तरह की बात करिए। आपने सबका साथ ले लिया, बसपा का ले लिया, सपा का ले लिया, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका मुस्लिम लीग का ले लिया? तो मैं आपने भी मुलायम सिंह का लिया था, तब सत्ता में आए थे। अच्छा ठीक है। आयुष जी के सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो डिबेट का विषय रखा गया है उस पर तथ्यहीन प्रमाणों के द्वारा, तथ्यहीन बातों के द्वारा उसको भटकाया न जाए। मैंने पहले ही कहा आयुष जी की ये बजट आने दीजिए, आप देखिएगा ये बजट पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट होगा और इसका जो है सभी लोग निश्चित रूप से करेंगे। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो हमारे प्रतिपक्ष हैं सचिन यादव भाई हैं, मैं चाहूंगा कि विधानसभा के अंदर बाहर आप हल्ला मचाइए, आपका हल्ला मचाना स्वभाव और अधिकार है, मैं उसको रोक नहीं सकता, लेकिन सदन के अंदर कम से कम बजट पर आप चर्चा करिए, लोगों को बताइए कि सरकार की क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, सरकार ने किस वर्ग के लिए बजट नहीं। ओम प्रकाश जी देखिए, सचिन जी बार बार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि इससे पहले भी तो 4 बजट आप लोगों ने पेश किए, उसमें भी आप लोगों ने ऐसा क्या किया? कुछ विशेष अगर ऐसा आप लोगों ने प्रावधान किया होता
जिसमें अब गांव गरीब किसान की बात हुई होती या वहां तक वो योजनाएं पहुंच गई होती तो वो शायद भरोसा करते कि आप बेहतर करने वाले हैं। और अब तो आखिरी बजट वो कह रहे हैं क्योंकि अब अगले बार चुनाव में जाना है, वो जनता निर्धारित करेगी, इसलिए ऐसा ना हो कि बस एलोकेशन करते जाएं और वो एग्जीक्यूशन के पार्ट तक पहुंचे ही ना। इसको लेकर के उनको शंका है। आयुष जी, इनको बजट पढ़ना चाहिए, इनको बजट की जानकारी गैस के दाम बढ़ रहे हैं। सुनिए, जिस किसान की बात कर रहे हैं, पहले बजट में हमने किसानों का 36,000 करोड़ रुपया कर्ज माफी किया। ये देश के इतिहास में पहली व्यवस्था सरकार ने किया कि किसानों के गन्ना का, धान का, गेहूं का भुगतान शीघ्र से शीघ्र हो। धान का जो भुगतान है वह 72 घंटे के अंदर, गेहूं का भुगतान इसी प्रदेश में 72 घंटे में हुआ। इसके पहले क्या होता था, दलालों के माध्यम से किसान महीनों चक्कर लगाता था, तब जाकर के वो घूस देने पर उसका भुगतान होता था। हम डायरेक्ट उसके खाते में दे रहे हैं, हम किसानों के खाते में दे रहे हैं, हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम उनको फसल बीमा दे रहे हैं, हम किसान दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, हम खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं, हम फसलों के नुकसान पर जो है मुआवजा दे रहे हैं। हम किसानों के लिए, जो गरीब किसान जिसकी बात आयुष जी पहले आपने किया कि आम आदमी गरीब तबके के लिए आपने क्या किया, आप खुद एंकर हैं, आप बताइए क्या इतनी सरकारें जो 72 साल में 60 साल दीपक पाठक की सरकारें थी, पिता पुत्र की सरकारें थी, और भी किसकी सरकारें थी, क्या गरीबों को किसी ने छत दिया, क्या गरीबों को मुफ्त बिजली दिया, क्या गरीबों को शौचालय दिया, क्या गरीबों को स्वास्थ्य की गारंटी दिया, क्या गरीबों को जनधन खाता की योजना लागू किया, क्या मतलब कितनी योजनाएं हैं, क्या गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था किया, क्या उनके बच्चों को फ्री में पढ़ने की व्यवस्था किया, क्या उनके बच्चों के लिए स्वेटर और सारी चीजों की व्यवस्था किया, क्या बेच रहे हैं आप। अरे सुनो यार, सुनो देश बेचे हो, इसीलिए जो है 2 बार से इनको जो आयुष जी बता रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी फिर कैसी, देश बेचने वालों को जनता ने 425 जगह 40 पर पहुंचा दिया। तो ये उनको समझाइए, उनको बताइए आराम। नहीं, ये आपको समझाना है, मुझे नहीं समझाना ओम प्रकाश जी, ठीक है, ये आप समझाइए, पर आरोप लगाएं। चीन के सुप्रीम कर दिया समय हमको दिखेगा या जो हो रहा है। ठीक है, चलिए सचिन यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे। सचिन यादव जी, क्या किया है आप लोगों ने जनता के लिए, ये भी सवाल साथ में आ गया अब इसमें। हमारे साथी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि पिता पुत्र की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ इशारा कर रहे थे, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार ने 108 नंबर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 नंबर की बेहतरीन सुविधा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चला करके लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का काम किया। 102 नंबर एम्बुलेंस चलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई करने का भी काम किया, जिससे आज आमपासी भी फ्री है पूरे प्रदेश में, आप जानते होंगे। मैं साथी प्रवक्ता जी को कहना चाहूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़कर आइए। समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करने से पहले 100 बार आप सोचें और आपकी पार्टी सोचे। अगर लोगों के लिए बेहतर, आप जो लखनऊ में है आज प्रदेश के लोग, आपके जो लखनऊ में है आज प्रदेश के लोग नहीं, तो सचिन जी फिर मुझे ये सवाल आपसे पूछना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर उपलब्धियों की लिस्ट और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, मुझे पूछना पड़ जाएगा फिर ये सवाल कि अगर उपलब्धियों की फहरिस्त अगर आपकी इतनी लंबी है, समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव इतनी लंबी है सचिन यादव आप बताइए, तो जनता को भरोसा करना चाहिए था ना समाजवादी पार्टी के ऊपर। जब गांव गरीब किसान सबकी चिंता आपने की, फहरिस्त उपलब्धियों की इतनी लंबी आपकी है, तो जनता ने क्यों भरोसा नहीं किया, क्यों उनको चुनकर आ गए? काम अब जनता ने क्या देखा क्या नहीं देखा, वो परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। अगर हम लोगों का अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो शायद उन्होंने सोचा होगा इससे अच्छा बेहतर हम लोगों को देखने का मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि आने वाले समय में वो काम को देख करके, विकास को देख करके अपना वोट जरूर देंगे समाजवादी पार्टी को।
प्रदीप गोयल जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रदीप गोयल जी, थोड़ा मोटे तौर पर हम लोग जहां तक बजट को जानते हैं भाई, आय व्यय का एक तरीके का लेखा जोखा है। चूंकि कोरोना काल के अंदर जब सारी चीजें ठप थी तो बड़ी समस्या इस समय स्टेट के सामने यह है कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्या इसका इंपैक्ट इस बार हम लोग ऐसे मान के चले कि इस बार के बजट में होगा, या कुछ बहुत ज्यादा लोक लुभावन जो घोषणाएं हम लोग सुना करते थे अमूमन तब जब चुनाव में जाना हो उस प्रदेश को, तो क्या उससे थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिलेगा कि कुछ उसमें कट ऑफ हो? क्या इस तरीके की स्थितियां या कोरोना का इफेक्ट दिखेगा इस बजट के ऊपर? आप इसको ऐसे देख रहे हैं प्रदीप गोयल जी? कोरोना के इफेक्ट से तो नहीं बचा जा सकता है, पूरी दुनिया नहीं बच पा रही है, जबकि बड़े बड़े सब ब्रांच देश भी नहीं बच पा रहे हैं। ये तो एक प्रदेश मात्र की बात है। हमारा देश भी काफी हद तक इस बात से अपने बजट में जो चीजें और कर सकता था वो नहीं कर पाया। इसको तो नहीं नकारा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आधा और तिहाई का कुछ फर्क पड़ जाएगा। 10-5% का जो इंक्रीमेंट आने की उम्मीद थी, हमें लगता है उसमें उतना अच्छा इंक्रीमेंट ना आ पाए। लेकिन जो पिछली बार जैसे 5,12,860 करोड़ रुपए का बजट किया था रेवेन्यू का, हमें नहीं लगता उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क आने की उम्मीद है। लेकिन अब ये चुनावी वर्ष होने की वजह से किस तरफ योगी सरकार ध्यान देगी और किस तरफ नहीं देगी, ये तो अलग बात है, इसको तो बता बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन ये बजट में बहुत ज्यादा फर्क फिगर्स में आने की संभावना नहीं लग रही। लेकिन प्रदीप जी, आप चूंकि सीए हैं तो आपका असेसमेंट कहता क्या है, क्योंकि फोकस क्या रहने वाला है? चूंकि बहुत सारी चीजें, पुराना बजट भी निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, फोकस क्या लग रहा है कि क्या रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार को अभी ध्यान में रखनी होगी, और अगर केंद्र का बजट भी आप देखें तो क्या हमको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ उस टाइप से भी हो सकता है कि प्रदेश भी उसी राह पर चलता हुआ आपको नजर आए इस बजट के अंदर? सेंटर से जीएसटी का पेमेंट आना है, वो आएगा, उसका हिस्सा आएगा। इनके पास तो जो मेन रेवेन्यूज है प्रॉपर्टी के सेल से है, या कारों की के सेल से है, या जो कि पेट्रोल का पैसा आ रहा है, या आबकारी का पैसा आ रहा है, वही सब इनकम्स होती हैं। और उनमें कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट तो उम्मीद लग नहीं रही है। सरकार के पास रिसोर्सेस तो बहुत लिमिटेड ही रहेंगे, लेकिन अब इनका थ्रस्ट जो है जनता के किस एरिया में रहेगा, वो एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी। चलिए दीपक पाठक जी, ओम प्रकाश जी की बात का जवाब दीजिए। बहुत बातों में आपने कहा कि झूठ बोल रहे हैं ओम प्रकाश जी, क्या झूठ बोल रहे हैं? मैं कल बसंत पंचमी थी, कल बसंत पंचमी थी, माता सरस्वती की उपासना हम लोगों ने की। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय ओम प्रकाश जी और गोयल जी ने बहुत ही सही बात कही है। उन्होंने ये कह दिया कि राजस्व इकट्ठा करने के लिए ये बजट में प्राविधान होगा। उधर ओम प्रकाश जी ने कहा कि जो धार्मिक चीजें जो हिंदू संस्कार के थे उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। मैं जानना चाहता हूं कि राजा सुहेल देव का इज्जत हम लोग करते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं, लेकिन 6 साल से केंद्र में सरकार है और पर साल 1 साल बाद चुनाव होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी को राजा सुहेल देव अब याद आए हैं। आखिर ये चुनावी राजनीति नहीं है। इनको किसी प्रदेश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, अन्न, ये आवश्यक चीजें हैं। मैं जानना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि वित्त विहीन जो विद्यालय है उसके प्रिंसिपल की तनख्वाह नरेगा से भी कम है, मजदूर से भी कम है। इस प्रदेश के अंदर एमए और डिग्री करने वाले लोगों की सैलरी मनरेगा से भी कम है। धिक्कार है योगी सरकार और मोदी सरकार। ओम प्रकाश जी, आपको, आप इस देश को राजस्व इकट्ठा कर रहे हो। आप चाहते हो कि 1.75 लाख करोड़ रुपया केंद्र की सरकार इकट्ठा करे और उससे 35,000 करोड़ रुपया कोविड के नाम पे जाए, 64,000 रुपया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मिशन में जाए। शिक्षा पे आपने क्या दिया? किसान के हित में क्या दिया? बॉर्डर पे किसान रो रहा है, मर रहा है। आपने भारतीय कांग्रेस द्वारा
स्थापित वेयर हाउस, सेंट्रल वेयर हाउस जो कांग्रेस ने बनवाया था, उसमें भी अडानी की भागीदारी करा रहे हो। आपकी क्या मुहिम है? पूछिए अपने नरेंद्र मोदी से, क्या इस देश को बेच के चले जाएंगे झोला लेकर के? इस देश के नौजवानों को उनकी चिंता नहीं। अगर हम सदन में बोलते हैं, मानिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि सदन के अंदर ये लोग बोलने नहीं देते। हमारे राहुल गांधी जी को दिल्ली में लोकसभा में पिछले सत्र में बोलने नहीं दिया, ये सत्य सुनना नहीं चाहते। इसी तरीके से इनके स्पीकर होते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन है, 200 किसान मर चुके हैं, हम वो आवाज उठाएंगे। हमारी आवाज को दाबने की कोशिश होती है, सड़क पे निकलने नहीं देते हैं। अरे दीपक जी, आप इतना शानदार यहाँ बोल रहे हैं, आपकी आवाज को कौन दबा सकता है? तो आपके नेता तो सदन के अंदर और बाहर भी इससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से बात को उठाते होंगे। आपकी आवाज को कौन दबा सकता है? देश की सबसे पुरानी पार्टी है आप। ओम प्रकाश सिंह जी जवाब दीजिए, इतने मुद्दे हैं भाई, देखिए गिनवा दिया यहाँ पर दीपक जी ने। देखिए तभी तो लाठी खाई प्रियंका गांधी, चोट खाई हापुड़ जाते में, लड़की के साथ बलात्कार हुआ। चलिए पाठक जी, अब जरा ओम प्रकाश जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रियंका जी के कानर पे हाथ डाला, इनकी इतनी हिम्मत। ठीक है दीपक, जब जवाब ले लेता हूँ मैं। ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए। आयुष जी, मुझे 2 साल में पहली बार किसी चैनल पर किसी कांग्रेसी नेता द्वारा इतना अच्छा भाषण देते हुए मैंने पहली बार सुना। ऐसे नेताओं को जो आपने चैनल पर बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। दीपक पाठक बिल्कुल होनहार कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने जितनी रटी रटाई बातें कही है, उसका शायद जो है इतनी अच्छा भाषण देने वाला कोई नहीं है। पहली चीज तो ये है कि दीपक पाठक जी को ये बताइए कि देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले लोग, इतिहास में फेरबदल करने वाले लोग, धार्मिक स्थलों और भगवान का विरोध करने वाले लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से सम्मान दे रही है, हम तो उनका भी सम्मान कर रहे हैं। जिनका सरनेम उधार लेकर के लोग नेतागिरी कर रहे हैं। फिरोज जहां से फिरोज गांधी बना दिया, जहांगीर जहां के पुत्र फिरोज जहां को फिरोज गांधी बना दिया। तो हम जिस गांधी के सरनेम से ये आज तक राजनीति या परिवार मुर्दाबाद नहीं कहोगे? सुनो यार, सुनो। अरे सुन लो भाई। अरे बजट की चर्चा भाई दूर से तक पहुंच गई, ये तो गजब है भाई। आप लोगों का, प्रवक्ताओं का भी बहुत बढ़िया है। बजट की चर्चा गोडसे तक कैसे पहुंचानी है, ये मुझे सीखना पड़ेगा आप लोगों से। बाहर आइए थोड़ा। ओम प्रकाश जी आरोप प्रत्यारोप से बाहर आकर के थोड़ा बताइए। मैंने आयुष जी पहले कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछला जो 4 बजट प्रस्तुत किया गया, वो सभी गांव, किसान और सभी चीजों को ध्यान में रख करके, सबके विकास को ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत किया गया। इस बार हमारा बजट अन्य बजट से बहुत ही ज्यादा नहीं, लेकिन ओम प्रकाश जी मुझे समझाइए ना। देखिए ये सवाल मैंने सीए से भी पूछा, प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने उनसे भी पूछा, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कोरोना काल में ये बात तो बिल्कुल स्वीकार्य है ना, क्योंकि आय और व्यय का सीधे तौर पे लेखा जोखा है, सोर्स ऑफ जो इनकम है, और अगर आप बजट को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कहां से लाएंगे, ये एक मूल प्रश्न है। दूसरा ये है कि निश्चित तौर पर लोग जब इफेक्टेड हुए हैं तो वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि उनको राहत मिले हर एक क्षेत्र में। महंगाई हम लोग देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर, चाहे हम मान के चले पेट्रोल डीजल के दाम हो या अन्य चीजें, उसमें बढ़ रही है। तो जाहिर बात है कि जनता उम्मीद ये कर रही है कि कुछ राहत मिल जाए। वो राहत देंगे कैसे अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है? वो कहां से व्यवस्था करेंगे? ये सवाल है, और इसका मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब कोई तार्किक दें। आयुष जी, ऐसा है कि कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, हर प्रदेश जूझ रहा है, हर देश जूझ रहा है, और सभी प्रदेश और देश आर्थिक दबाव में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद देखिए, केंद्र की सरकार ने स्वास्थ्य पर 135% बजट में वृद्धि किया है, 137% बजट में वृद्धि किया है, जिसमें उन्होंने इसके साथ ही शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, देश की सुरक्षा पर बजट में व्यवस्था किया। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से व्यवस्था करके
उन पहलुओं को भी इस बार मजबूत करेगी जो उत्तर प्रदेश में अब तक जो कमजोर मानी जाती रही है। उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं, जैसे देखिए एक एक्सप्रेस वे बनाने के बाद हम पिछले 4 साल से उसका गुणगान सुनते चले आ रहे हैं। हम 5 एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, बड़ी बड़ी 241, 300 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। उन एक्सप्रेस वे को हम कितनी जल्दी जनता को सुपुर्द कर दें, जिसमें आपको पता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को देखने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ स्वयं मौके पर सुल्तानपुर गए, मिल्कीपुर। तो हम 5 एक्सप्रेस वे को तैयार करेंगे। हम स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार, मैंने पहले कहा कि भारतवर्ष में कोरोना महामारी से निपटने में और नौजवानों को रोजगार देने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। अब तक के रिकॉर्ड में 46 रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने कायम किया है, पूरे प्रदेश 46। तो ये बजट भी पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि सरकार की जो मंशा अब तक रही है और सरकार की जो मंशा है, और सीए जो है हमारे, उन्होंने भी, प्रदीप गोयल जी ने भी बड़े सफाई से कहा कि बजट आने दीजिए, इसके बाद ही हम बता सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह बजट निश्चित रूप से समावेशी होगा, उत्तर प्रदेश के विकास का होगा। नहीं, यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक सवाल ऐसे होते हैं ना जो कि समझना जरूरी होता है। प्रदीप जी से मैं एक बार फिर से समझ लेता हूँ। प्रदीप जी, मौजूदा जो स्थिति है और उसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें या यहाँ के रेवेन्यू को आप देखें, तो क्या कोई बहुत बड़ी स्कीम या कोई बड़ी योजना, क्या इसकी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग अभी इस परिस्थिति को देखते हुए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो हम ओवरऑल देख रहे हैं, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का आएगा यूपी का, वो मेन आता है जीएसटी का। तो ऑल इंडिया जीएसटी जो है उसकी रिकवरी बढ़ रही है, और उससे जो, जैसे पिछले साल इन्होंने 33,000 करोड़ रुपए का अपना बजट बढ़ा लिया था, उस हिसाब से अब की भी हमको लगता है काफी 1,000 करोड़ में इनका बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी रेवेन्यू इनडायरेक्ट वे में जो कंजम्पशन है यूपी स्टेट का बढ़ता है, और जीएसटी पहले प्रोडक्शन पे होता था, अब कंजम्पशन पे होता है। तो यूपी का इतना अच्छा कंजम्पशन चल रहा है और इसके अंदर इतनी अच्छी इनको जीएसटी की पेमेंट आएगी कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि इनका 33,000 का क्या लगभग 50,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ क्या फिगर होगी, जिससे इनकी मेट्रो के प्रोजेक्ट और भी जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ये अच्छा काम कर पाएंगे, शिक्षा में कर पाएंगे और भी चीजों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्रदीप जी, लेकिन अगर पिछली बार से आप तुलना कर लें, क्योंकि पिछला बजट भी निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, तो क्या उससे कुछ इंक्रीज आपको लग रहा है? और अगर आप अपना एक अनुमान लेकर चलें, क्योंकि आपने बताया कि रेवेन्यू का भी कुछ कलेक्शन है जिसका डाटा भी आप दे रहे थे, एग्जैक्ट क्या फिगर है वो गवर्नमेंट ही बताएगी, लेकिन आप क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार से कितना बढ़ सकता है? कुछ अगर इसका आंकड़ा या कुछ फिगर या आपने कुछ असेसमेंट किया हो तो? 50,000 करोड़ रुपए तो मिनिमम बढ़ेगा, और अगर कोई बहुत बड़ा बल्क बढ़ जाए, क्योंकि रिकवरी की इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। रेट ऑफ टैक्सेस तो बढ़े नहीं है जीएसटी के, लेकिन रिकवरी परसेंटेज काफी इंप्रूव कर रहा है। और अगर इसको इन्होंने अपने स्टेट लेवल पे और भी रिकवरी बढ़ा ली, तो टैक्सेस की रिकवरी अच्छी आने की वजह से बजट अपने आप में बढ़ेगा निश्चित है। सचिन जी, देखिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी की बात से भले इत्तेफाक ना रखें, लेकिन सीए हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, उनका अपना एक असेसमेंट है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने इंगित किया जो कि टेक्निकल बात भी वो बता रहे थे। तो क्या आप उम्मीद आप करेंगे कि हो सकता है कि गांव गरीब किसान के लिए भाई कुछ योजनाएं आ जाए, जिसकी उम्मीद आप लोग लगाए? जी, एक बात तो समझनी होगी कि प्रदीप जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने कि राजस्व बढ़ना चाहिए, और जब राजस्व बढ़ेगा तो लोगों पे थोड़ा बोझ तो बढ़ेगा ही। अब अगर आप जीएसटी जब अभी लग रही है और उसमें जीएसटी में कोई अगर रियायत और उसकी बात करेंगे तो राजस्व नहीं इकट्ठा होगा, लेकिन आप जीएसटी जब बढ़ाएंगे, राजस्व जब अधिक इकट्ठा करेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं बोझ तो सीधा आम जनता पर ही जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि प्रदीप जी की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और प्रदीप जी ने कहीं ना कहीं बात तो बिल्कुल सही कही है कि राजस्व इससे बढ़ेगा। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर जीएसटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी तो इससे सारा बोझ जो है वो आम जनमानस पर पड़ेगा। जैसा कि आपने पिछले दिनों आप देखा, लगातार 3 महीने में 175 रुपए का जो बोझ, भारी भरकम बोझ है सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर, वो लगा दिया है। तो इससे गांव गरीब के किसान जो चूल्हा छोड़ करके
मिट्टी का चूल्हा छोड़ करके गैस सिलेंडर पर आ गए थे और गैस से अपने रोटी पकाने लगे थे, तो वो कहीं ना कहीं अब तो परेशानी का सामना कर रहे हैं और अब वो आने वाले समय में वो अपना गैस का सिलेंडर नहीं भर पाएंगे। हम लोग उम्मीद कितनी भी कर लें सरकार से और बजट से, तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ लाभ होने वाला नहीं है और सरकार अपना उपलब्धियों का ढिंढोरा अवश्य पीटेगी आयुष जी, लेकिन इसका लाभ आम जनमानस तक नहीं पहुंचेगा। दीपक पाठक जी, उम्मीद है कुछ बजट से? भारत माला परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी की है। 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग ये बना रहे हैं, मुंबई से लेके कन्याकुमारी तक। केरल में इन्होंने 65,000 रुपए हाईवे के लिए दिया, बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए सड़क के लिए दिया। ये वो योजनाएं हैं जो केवल उन्हीं राज्यों में है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो बजट लाने जा रही है, गोयल जी कह रहे हैं हमसे कि गोयल जी कह रहे हैं कि राजस्व इकट्ठा किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि 1 करोड़ गृहिणी को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री ने वादा किया है। आज जिसके पास उज्ज्वला योजना है वो गैस का सिलेंडर नहीं भरा सकता है, वो अपने घर में रख लिया है, चूल्हे पे खाना बना रहा है। क्या बेवकूफ बना रहे हो? न डीजल का दाम कम कर रहे हो, न गैस का दाम कम कर रहे हो, न पेट्रोल का दाम कर रहे हो। मध्यम श्रेणी के लोगों को और किसानों को क्या करना चाहते हो? न तो बीज सस्ता है, न तो अनाज सस्ता हो रहा है। खाद्यान्न पे आपने चने का दाम बढ़ा दिया, तेल का दाम बढ़ा दिया। जो बजट केंद्र की सरकार है वही तो प्रदेश में लागू होगा। आपने क्या किया? किसान मर रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? क्या न्याय कर रहे हो भैया? न्यायाधीशों, सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहती है, सत्ता आती है और चली जाती है, लेकिन राजस्व इकट्ठा करने के लिए देश के रेल को मत बेचो, हवाई अड्डे को मत बेचो, इंडियन ऑयल को मत बेचो, ओएनजीसी को मत बेचो। ये किसी भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं बनाया था, इसे कांग्रेस ने बनाया था, इंदिरा गांधी ने बनाया था, देश के हित के लिए बनाया था। आप बेचने आए हो, बेच के जाओगे, लूट के जाओगे और झोला उठा के चले जाओगे। मेरी नजर में उत्तर प्रदेश का बजट बहुत ही गलत होगा और सदन के अंदर अगर हमारी नेता को बोलने नहीं दिया गया तो हम सड़क पे उसका विरोध करेंगे माननीय लल्लू जी को, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोलने नहीं दिया। ओम प्रकाश जी, नाउम्मीदी है भाई। देखिए आयुष जी, ऐसा है कि निराशा और कुंठा में डूबी हुई और 10 जनपद तक सिकुड़ी हुई, निराशा और कुंठा में डूबी हुई 10 जनपद तक सिकुड़ी हुई ये पूरी कांग्रेस ये देश की बात नहीं करती, ये केवल नेहरू की, गांधी की, प्रियंका की और उनके पति की, उनके पिता की, सब इनकी ही बात करते हैं। और इनको ये लगता है कि सुनिए, इस देश का विकास कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, इस देश का विकास केवल नेहरू खानदान ने किया है। उसी की कसीदे पढ़ेंगे और जिसको कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राहुल गांधी नर्वस और अपरिपक्व नेता है, वो इनके नेता है। मैं इनके भाषण पर नहीं जाना चाहता। चलिए ओम प्रकाश जी, हम भी उम्मीद ये करते हैं कि कल जो बजट, जब आप लोग बजट पेश करें तो कम से कम उसके अंदर गांव गरीब किसान को भी आप लोग समाहित कर ले, क्योंकि यही बात विपक्ष की तरफ से भी कही जा रही है। हालांकि कल तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, देखते हैं कि उसके बाद भी स्थितियां बनती क्या है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा, लेकिन इस बार का बजट होगा कैसा, इस पर निगाहें पूरे प्रदेशवासियों की टिकी हुई हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।